और अब नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। 6,148 मरीजों की मौत हुई है। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 11 लाख से ज्यादा बताए जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 1,48,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 10,989 नए मरीज मिले हैं, जबकि 16,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 661 मरीजों की जान चली गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 337 से ज्यादा केस मिले हैं। 36 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में अब 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर ट्वीट किया। लिखा कि वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं, जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। सेंटर पर जाने वाले हर व्यक्ति को टीका मिले। प्रदेश में कोरोना के 528 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 40 लोगों की जान चली गई है। 940 ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब एक्टिव केस 7,000 से ज्यादा। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं। नूह के तावरू, पिनगाम और पुनहाना में 20-20 बेड की व्यवस्था की गई है। सिविल सर्जन ने कहा कि जिले के 4 सीएचसी पर बेड का इंतजाम कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में स्पेशल वार्ड बनाया गया है और वहां पर बच्चों के डॉक्टर भी कार्यरत हैं। जिले में तकरीबन 100 मेडिकल ऑफिसर तैनात हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए नूह में सहगल फाउंडेशन ने अलग आफिया अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, जिसे जिला उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला उपायुक्त ने सहगल फाउंडेशन और इंडिया एसोसिएशन ऑफ मिनेसोटा का मदद करने के लिए आभार जताया। कहा कि मुश्किल समय में ये राहत सामग्री अस्पतालों और मरीजों के लिए मददगार साबित होगी। मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से चर्चा के लिए हमेशा तैयार, मुद्दों पर बात के लिए सरकार तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसानों से बातचीत किए जाने के बयान पर किसान नेताओं ने कहा है कि बातचीत तो कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर ही होनी है, कोई हालचाल पूछने के लिए बात नहीं होनी है। टिकरी बॉर्डर पर पिछले 6 माह से भी ज्यादा समय से किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर दिया जाएगा, तब तक किसानों के घर वापसी नहीं होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी और नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के लिए समर्थन मांगा। खरीफ के फसलों के एमएसपी बढ़ाए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त करता हूं। ओपी धनखड़ ने कहा कि कपास, बाजरा और धान की फसलें खासतौर पर से ज्यादा हरियाणा में होती है। किसानों की आमदनी में इजाफा होगा, उनकी लागत से ज्यादा मुनाफा बढ़ेगा। धनखड़ ने कहा कि बाजरे की फसल के लिए तो रिकॉर्ड 85% की बढ़ोतरी की गई है। मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बीजेपी सांसद संजय भाटिया यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी धरातल खो चुकी है, किसानों को भ्रमित करने के प्रयास करते रहते हैं, उनकी दाल गलने वाली नहीं है।
पूर्व सीएम हुड्डा पर हमला बोलते हुए संजय भाटिया ने कहा कि किसानों पर गोली चलाने वाले उनकी जमीनों को लेकर के बिल्डरों के हाथों में करोड़ों में बेचने वाले किसानों की बात क्या जाने। इतना भला किसानों का किया होता तो बार उन्हें उखाड़ना फेंकते। संजय भाटिया ने कहा कि किसान सारी बात समझते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, मंडी में फसल ला रहे हैं, लेकिन किसानों की आड़ में जो किसान नेता बने हुए हैं वो जानबूझकर समझने को तैयार नहीं है। किसान नेताओं से पूछो कि कानून में गलत क्या है। फसल बीमा की राशि जारी करवाने की मांग को लेकर किसानों ने बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त कार्यालय में जाकर ज्ञापन सौंपा। चरके दादरी में व्यापार मंडल के सदस्यों ने उपायुक्त से मिलकर सभी दुकानों को खुलवाने की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि और जीवन के तहत दुकानों को खोलने से भी भीड़ ज्यादा होती है और संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार टाइम कम कर दे, लेकिन सभी दुकानों को खोलने के निर्देश दे। कोरोना काल में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी से परेशान युवा फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। युवाओं का कहना है कि अब कोरोना की लहर कुछ शांत हुई है, इसलिए शिक्षा संस्थान खोले जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। युवाओं ने सरकार के नाम सौंपे ज्ञापन पत्र में नई नौकरियों में उम्र की सीमा बढ़ाने की भी गुहार लगाई है। बहादुरगढ़ में प्रशासन की तरफ से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों और वैक्सीनेशन का हिस्सा बनने आए लोगों को संबोधित किया। डीसी ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए पुलिस नाके पर सैंपलिंग शुरू कराई गई। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। अंबाला में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ। घूंघट पैलेस में कॉल सेंटर चल रहा था। एसटीएफ ने रेड कर कार्रवाई की। आरोपी विदेश में ठगी करते थे। करनाल में मानसिक तौर पर परेशान महिला ने गोगड़ीपुर गांव में नहर में छलांग लगा दी। परिवार वालों का कहना है कि जब से कोरोना का दौर आया है महिला मानसिक तौर पर परेशान चल रही थी। जब परिवार वालों को महिला घर में नहीं दिखी तो महिला को ढूंढने के लिए परिवार के लोग गांव की तरफ गए। नहर के पास महिला की चप्पल मिली। टोहाना में किसान आंदोलन के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसान की गाड़ी चोरी होने के मामला गरमा गया है। सदर थाने के बाहर से गाड़ी चोरी हुई थी। किसान इकट्ठे हुए और फैसला लिया कि 14 जून को किसान डीएसपी कार्यालय में धरना देंगे। पुलिस के नाक के नीचे से चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर 14 जून तक पुलिस ने गाड़ी को बरामद नहीं किया तो किसान आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। वो एसपी कार्यालय का भी घेराव करेंगे। और इस बीच मनोहर लाल सीएम जो अब परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, तो अब आपको सीधे वो दृश्य दिखा रहे हैं जब वो शिलान्यास कर रहे हैं। तो सोनीपत की विकास परियोजनाओं का आधारशिला आज रखने की बात का जिक्र किया गया था। सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज किया जाना था, जो इसका उद्घाटन वो कर रहे हैं। सडोरा रायपुर रानी मौली सड़क का 4 लेन का कार्य का शिलान्यास है। कालावाली रूड़ी सड़क को चौड़ा व सुदृढ़ करने के कार्य का शिलान्यास है। अगला है सर निरीक्षण गृह एवं सुरक्षा। दक्षिण बाईपास सड़क मार्ग पर नवनिर्मित 2 लेन उप परिमार्गीय सेतु है सर। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का प्रथम 33 केवी गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन जाटोकला करनाल में।
भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला के खेल परिसर भवन का उद्घाटन। ITI सर फरीदाबाद का नवनिर्मित भवन है। धन्यवाद सर। सर अब मैं हमारे जिला स्तर पर सभी जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं उनसे अनुरोध करूंगा, जो परियोजनाएं जिला स्तर पर जिनका की जनता को लोकार्पण होना है वो उसके लिए आगे आएं और जनता को समर्पित करें। का समय विचार है क्या ऑनलाइन? तो आज 98 ऐसी परियोजनाएं बताई जा रही हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन होना था, जिसका अब उद्घाटन सीएम मनोहर लाल द्वारा कर दिया गया है और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस कार्यक्रम में हुआ है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अधिकारियों के साथ वो इस बैठक के तहत ही इसका उद्घाटन कर रहे थे और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 496 करोड़ की लागत की भी परियोजनाओं का उद्घाटन आज सीएम द्वारा किया गया है। भिवानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैरू में भी उद्घाटन हुआ है परियोजनाओं का। करीब कुल 58 ऐसी परियोजनाएं बताई जा रही हैं जिनका आज शिलान्यास और उद्घाटन सीएम ने किया है। तो 3 जिलों को 58 परियोजनाओं की बड़ी सौगात सीएम मनोहर लाल की तरफ से दी गई है। इसमें कुल लागत 1170 करोड़ की बताई जा रही है और 3 ऐसे जिले जिनको 98 परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली है सीएम मनोहर लाल की तरफ से। तो आपको चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आज सीएम की तरफ से उद्घाटन किया गया है कई परियोजनाओं का और इस परियोजनाओं के तहत ही कई ऐसे कार्यक्रम भी रखे गए हैं। इस कार्यक्रम में यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही चर्चा भी की जाएगी। तो सीएम मनोहर लाल थोड़ी ही देर में तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। बातचीत का दौर शुरू होगा, लेकिन प्रदेश को आज बड़ी सौगात सीएम मनोहर लाल की तरफ से दी गई है। 496 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है मनोहर लाल की तरफ से। तो वहीं 3 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको ये बड़ी सौगात सीएम की तरफ से दी गई है। तो हरियाणा में आज कई ऐसे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है, साथ ही आधारशिला भी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आज के इस ऑनलाइन जो उद्घाटन का कार्यक्रम है, हरियाणा के विकास में इस प्रकार के कार्यक्रमों को हमेशा याद रखा जाएगा जब एक ही समय में सैकड़ों की संख्या में हज़ारों करोड़ रुपए के और प्रोजेक्ट्स, उनका शिलान्यास अथवा उद्घाटन ये सब किए जाते हैं। आज 17 जिलों में जो हमारे सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण, सांसद एवं विधायकगण अलग अलग जगह पर उपस्थित हैं। फरीदाबाद में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, यमुनानगर में हमारे स्पीकर साहब, पंचकूला में ज्ञानचंद जी, श्री मूलचंद जी शर्मा पलवल में है,
जीपी दलाल जी, ये हमारे भिवानी में, और इसी प्रकार रणवीर गंगवा जी, अनूप धानक जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, उपस्थित सभी हमारे राज्य मंत्रीगण, विभिन्न जिलों में विभिन्न अपने जितने भी नेता हैं, सांसदगण एवं विधायकगण, सब जिलों में और यहाँ इस परिसर में, हरियाणा निवास के परिसर में उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, पत्रकार व छायाकार मित्रों, हरियाणा प्रदेश में पिछले लगातार 7 वर्ष हो गए हैं, लगभग ये 7वां वर्ष चल रहा है। हम लोग निरंतर विकास के कामों में एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और हमारे विकास का जो मूल थीम है कि विकास, समग्र विकास, सभी विभागों का विकास, उसमें जितने प्रोजेक्ट हैं अलग अलग विभागों के, किसी विभाग को हमने आवश्यकता अनुसार कुछ प्राथमिकता तो दी होगी, लेकिन पीछे किसी को नहीं छोड़ा है। और ऐसे ही कोई भी जिला हो, कोई भी क्षेत्र हो, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भूमिका को लेकर के और हम लोग लगातार ये काम करते रहे हैं। अभी कुछ स्थानों पर विशेष प्राथमिकता देना कई बार समय की आवश्यकता भी होती है, लोगों की मांग भी होती है। हम ये भी जानते हैं कि हरियाणा में अगर विकास के नाते से कोई प्रथम जिला ऐसा माना जाता है तो वो गुरुग्राम माना जाता है। औद्योगिक नगरी इस नाते से फरीदाबाद माना जाता है। बाकी भी जिला केंद्रों पर जो हमारे कॉरपोरेशन के एरियाज़ हैं, उनमें भी समय समय पर कई योजनाएं लागू की जाती हैं। स्मार्ट सिटीज़ नाते से फरीदाबाद, करनाल, इन 2 जिलों को, 2 शहरों को स्मार्ट सिटीज़ नाते से आगे किया गया। हमारे जो फोकस के जितने भी काम हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हमने कोई भी कार्यक्रम करने में पीछे उसको नहीं छोड़ा है। समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से, जैसा मैंने क्षेत्रों में प्राथमिकता बताई, तो हमने कभी शिक्षा विभाग पर ध्यान दिया, तो अभी जैसे कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें हम लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी तो वो हम दे रहे हैं। हमने कभी किसान की आय बढ़े, उसकी आय दुगनी कैसे करें, कृषि विभाग के ऊपर अपना पूरा फोकस किया। कभी लोगों की गरीबी को ध्यान में रखते उनकी गरीबी कैसे दूर हो, एक एक परिवार को कैसे समृद्ध किया जाए, इसके ऊपर फोकस किया। पारदर्शी नौकरियां मिलें, इसके लिए हमने काम किए। तो चाहे विकास के काम हो, चाहे व्यवस्था परिवर्तन के काम हो, एक भरपूर जितना भी क्षमता है, जितनी हमारे पास, यानी हमारे अधिकारियों की, हमारे बाकी सारे सिस्टम की जितनी योग्यता, उसका पूरा उपयोग करते हुए, अपने साधनों का पूरा उपयोग करते हुए हम लगातार इन 7 वर्षों में अपना काम कर रहे हैं। और बहुत से क्षेत्रों में तो मुझे गर्व है इस बात को बताते हुए आपको कि हम देश के अन्य प्रांतों के लिए भी एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है। बहुत सी चीज़ें वो भी हमारी जो है वो यानी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने पिछले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक योजना बनाई कि लाल डोरा समाप्त किया जाए और लोगों की जो यानी उनकी संपत्ति है उसको उनका मालिक बनाया जाए, और उस संपत्ति का मालिक बनाया। और ये योजना ऐसी प्रचलित हुई कि प्रधानमंत्री जी ने इसको देश के बाकी प्रांतों में भी स्वामित्व नाम से लागू किया। वही योजना अब हमने शहरों में भी लागू की है। कैसे जो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो लोगों ने लीज के ऊपर 20 साल से पहले से भी ली हुई है, अर्थात सन 2000 से पहले से जिनके पास लीज है, देश की आज़ादी के बाद बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज ऐसी लीज पर दी गई जिसको 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराने हो गए हैं। उनकी भी अपेक्षा थी कि हम इन ज़मीनों के मालिक बने। हमने पॉलिसी बना करके उनको भी स्वामित्व का अधिकार ये दिया है ताकि वो अपनी जो उचित राशि है उसको पे करके उसके स्वामित्व की उनको अधिकार मिल जाए। तो ऐसे बहुत हमने काम किए हैं। और जहाँ तक प्रदेश सरकार का विषय तो हम कर ही रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार वो भी किसी बात में पीछे नहीं रह रही है। देश के प्रधानमंत्री ने हर वर्ग के लिए
कुछ ना कुछ काम किया जाए, उसके लिए सदैव कुछ ना कुछ नई योजनाएं बनाते रहे हैं। किसानों के लिए तो बहुत ही योजनाएं बनाई, और जैसे किसानों की आय डबल करनी है उसमें, जैसे अभी कल का ही उदाहरण लेते हैं तो एमएसपी की वृद्धि पिछले 3 साल से लगातार एक वृद्धि का पैमाना रखा है कि जो फसल की यानी उसकी कॉस्ट है, उस कॉस्ट के ऊपर 50% का प्रॉफिट देना, इसको सुनिश्चित किया गया है। तो मैं आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं और किसानों को बधाई भी देता हूं कि हमारी कल 16 फसलों की, जो खरीफ की फसलें हैं, उनकी जो एमएसपी है उसको बढ़ाया गया है। उसमें चाहे धान है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, अरहर है, मूंग है, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, रामतिल, कपास, ये सब फसलों पर किसी का 5% तो किसी का 6%, किसी का 4%, इन सब फसलों के ऊपर और जो है उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी विकास के काम जब हम शुरू करते हैं तो पिछले साल से पहले कभी कभी ऐसा लगता था कि विकास के काम कुछ चल रहे हैं तो साल अंत तक बजट की कुछ ऐसे व्यवस्थाएं बनाई हुई थी कि कई बार काम अधूरे रह जाते थे, और कभी कभी उस बजट में से पैसा बचता था तो 31 मार्च को वो लैप्स भी होता था। काम पूरा नहीं हुआ तो लैप्स हो गया, अगले वर्ष में फिर व्यवस्था करनी पड़ती थी। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी पिछले बार मैं उनको बधाई देता हूं कि इस साल के बजट में उन्होंने एक नई व्यवस्था बना करके दी, जो उस समय घोषणा भी हमने की थी कि मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड ये बनाया, जिसमें 800 करोड़ रुपए से ऊपर इसको रिजर्व रखा, ताकि कोई भी विकास के चलते हुए काम में यदि उसका खर्च ज़्यादा होता है तो उसमें से निकाल लिया जाए, अगर कहीं बचता है तो वो उसमें डाला जाए, और 31 मार्च के बाद भी यदि काम पूरा नहीं हुआ, पैसा उसका बचा है तो उसमें डाल करके अगले वर्ष उसका उपयोग किया जाए। तो ऐसा रिजर्व फंड बनने से काम की गति वो नहीं रुकेगी और काम की जो लगातार चलने वाला ये काम चलता रहेगा। आज का जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसमें जैसे बताया गया स्लाइड्स के अंदर कि 98 प्रोजेक्ट्स शिलान्यास के और उद्घाटन के, जो 1170 करोड़ रुपए के लागत के पूरे प्रदेश में आज बनाए गए हैं। 17 जिलों में आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं। 4 जिलों में किन्हीं कारणों से या तो प्रोजेक्ट वहाँ के कम थे अथवा कार्यक्रम नहीं हो पाए, और जो प्रोजेक्ट होंगे उनको ही बाद में लिया जाएगा। और अभी ये कर रहे ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले 2 वर्षों में 19-20 और 20-21 उसमें भी हमने 3 कार्यक्रम ऐसे किए थे, बड़े कार्यक्रम ऑनलाइन, और जिसके अंदर 680 प्रोजेक्ट्स का 7,300 करोड़ की लागत के ये कार्यक्रम हमने किए थे। संयोग ऐसा है कि ये वर्ष और इससे पिछला वर्ष, चाहे वो 20-21 रहा हो चाहे 19-20 रहा हो, ये कोरोना का एक जो समय था इसके कारण से भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से सब हमें करना पड़ा। कोरोना का एक अभिशाप के रूप में कोरोना आया, इसकी पीड़ाएं सबको महसूस हो रही हैं, लेकिन इस कोरोना ने कुछ नई बातें जिनको जन्म दिया है, उसमें एक चीज़, दूर बैठे हुए भी हम अपने काम को किस प्रकार से ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से कर सकते हैं, एक ये अवसर के रूप में भी हमने इसको उपयोग किया है। चाहे उसमें शिक्षा की बात हो, चाहे उसमें हमारे आपस में विचार विमर्श की बैठकों की, सभाओं की, जो भी विषय है उसको हमने ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उसको किया है। तो ये हमारे उद्घाटन के कार्यक्रम भी इसी प्रकार से किए हैं हमने, और कई विषय जिनका हमने पिछले वर्षों में फोकस जिन पर किया है, एक एक करके मैं अगर उल्लेख करता हूँ तो सिंचाई, पानी, ये भी हमने फोकस के रूप में लेकर के आए। हमने द्विवर्षीय जल योजना एक बनाई, ताकि आने वाले ये 2 वर्ष पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि पानी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कहना चाहिए, अंग है। पानी और हवा, पानी और ऑक्सीजन, ये 2 ऐसे अवयव हैं जो तुरंत हमको साथ साथ जीवन को चलाने के लिए चाहिए। खाने के लिए 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे कम खाया तो शरीर अपने आप उस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन हवा, ऑक्सीजन, इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है कि हमको रिपीट नहीं चाहिए। पानी, इसका ड्यूरेशन भी बहुत कम है कि शरीर हमारा उतना ज़्यादा नहीं इसको रख सकता। तो पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वहीं ये वनस्पति के लिए भी आवश्यक है, वहीं हमारी जलवायु के लिए भी आवश्यक है। तो जैसे पानी घट रहा है, उस घटते पानी को देख करके चिंता हुई, तो पिछले वर्ष हमने योजना एक बनाई कि फसलों में खास करके धान की पैदावार कम की जाए, और मेरा पानी मेरी विरासत। हम विरासत में अपनी पीढ़ी को बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं,
मकान दे के जाने वाले हैं, गाड़ियां दे के जाने वाले हैं, पैसा दे के जाने वाले हैं, फिक्स डिपॉजिट दे के जाने वाले हैं, जमीन भी दे के जाने वाले हैं। लेकिन जमीन के साथ अगर पानी नहीं दिया तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। तो इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत जैसी हमने योजनाएं चलाई, और उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई यही उसका एक बेहतर, जिसको कहना चाहिए, एक विकल्प कि हमारी सिंचाई में ज़्यादा पानी न लगे तो सूक्ष्म सिंचाई की बड़ी योजनाएं इस बार हमने 2,68,625 हेक्टेयर की अगले 3 साल के अंदर 3700 करोड़ रुपए लगा करके 4 बड़ी परियोजनाएं सिंचाई विभाग ने शुरू करने का एक संकल्प लिया है। और इसमें हमारा जो पावर डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट भी इसमें सहयोग करेगा। एक विषय बहुत हमारे विपक्ष के लोग जोरों से उठा रहे हैं कि पावर के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन, ट्यूबवेल कनेक्शन ये देने बंद कर दिए हैं। हमने कोई कनेक्शन बंद नहीं किया है। हाँ, एक शर्त लगाई है कि पावर का कनेक्शन वहीं देंगे जो पानी बचत करने के लिए हमारा सहयोग करेगा। और वो कैसे करेगा कि हम या तो छोटी हार्स पावर 15 हार्स पावर से नीचे के कनेक्शन खुले रूप से देंगे। इससे ऊपर पानी जहां बहुत ऊपर है, अर्थात 20 या 25 मीटर से ऊपर अगर रहेगा तो वो हम खुला कनेक्शन देंगे। अगर 25 कितना मीटर रखा, 25 30 मीटर अर्थात 100 फुट, इससे नीचे अगर पानी है कहीं और मोटर 15 हार्स पावर से ज़्यादा चाहिए तो एक ही कंडीशन है, वो है माइक्रो इरिगेशन। यदि माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगते हैं, खुली सिंचाई नहीं करते हैं, तो वहाँ के लिए कहीं के लिए भी और बिजली के ट्यूबवेल का कनेक्शन ये बंद नहीं है। इसलिए मित्रों, बिजली हमारे पास पर्याप्त है, कोई कम नहीं है, लेकिन पानी बचाने का मुद्दा उससे भी बड़ा है। पानी बचाने के लिए सहयोग हमारे किसान करें, और सूक्ष्म सिंचाई की जो योजनाएं हैं वो भी सारा पैसा को किसान को नहीं खर्च करना है। 85% कम नहीं होती राशि, 85% राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। केवल 15% पैसा ये किसान को खर्च करना है, और इसमें अगर करते हैं तो हम पानी और ये बिजली के कनेक्शन ट्यूबवेल्स के ये देने के लिए तैयार हैं। रास्ते जहाँ तक विषय है, हमने 19-20 में घोषणा की थी कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले सब रास्तों को पक्का किया जाएगा। इसके लिए नाबार्ड से हमने व्यवस्था की है लोन की। 490 करोड़ रुपए में 1225 किलोमीटर ऐसे 475 रास्ते ये भी पक्के करने की योजना हमने बना ली है, और एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का ये हमने प्रावधान इसमें किया है। हमारे यहाँ सड़कों का जाल, कोई प्रदेश हो सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल हरियाणा में है। हमारे संयोग से समतल भूमि है, संयोग से आबादी भी बहुत गांव नज़दीक हैं, और ज़मीन ज़रूर हमको कठिनाई होती है प्रोक्योर करने में और उसको महंगी मिलती है, लेकिन फिर भी लोग सहयोग करते हैं। जाल, सड़कों का जाल, चाहे नेशनल हाईवेज़ हैं, चाहे स्टेट हाईवेज़ हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, और चाहे मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें हैं, इन सब सड़कों का जाल फैला है। फिर भी इसको और हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 17 राष्ट्रीय राजमार्ग 1070 किलोमीटर के और ये अभी घोषित नए किए गए हैं, और इनमें से 669 किलोमीटर लंबे 11 राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय काम चल रहा है। बाकी भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। आज भी रायपुरानी से भूरेवाला, इसकी वाइडनिंग के लिए 50 करोड़ का प्रोजेक्ट, इसका हमने शिलान्यास किया है। कालावाली से रोड़ी तक 40 करोड़ की सड़क, इसका भी शिलान्यास हुआ है। और ऐसी रेलवे परियोजनाएं ये भी बहुत सी चल रही हैं। जहाँ भी कहीं को डिमांड आती है हम उस विषय को आगे बढ़ाते हैं। पहले केवल रेलवे विभाग के ऊपर ये निर्भर था, लेकिन अब हमने रेलवे विभाग से हरियाणा सरकार का एक साझेदारी हमने कर ली है, एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है, और उसमें से 50-50 की इन्वेस्टमेंट में ये प्रोजेक्ट सारे एक प्रकार से बनाए जाते हैं। उसमें हमें कहीं कठिनाई नहीं आती है। आज भी हिसार सदलपुर रेलवे लाइन का आरओबी, जिस पर 18.5 करोड़ रुपये खर्च है, इसका भी एक शिलान्यास जो है वो किया गया है। ऐसे ही हमारी जो मंडी व्यवस्था है, जो किसानों के लिए एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए बिक्री के लिए, मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता, इसको भी लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। गन्नौर की हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो मंडी है, 7000 करोड़ रुपए लगा करके ये योजना थोड़ा डिले ज़रूर हुई है, लेकिन अब ये फाइनल लेवल पर आई है। इसका जो बहुत जल्दी इसके टेंडर हो जाएंगे, और टेंडर होते ही इस पर काम शुरू होगा। अगले 2 वर्ष के अंदर इसका कोई ना कोई एक बढ़िया स्वरूप निकल करके आएगा। ऐसे ही पंचकुला जिले में सेब मंडी, इसका भी निर्माण जो है वो योजना उसकी बन गई है, उसके भी बहुत जल्दी
उसका निवेश जो किया जाएगा और उसका ऑक्शन करके लोगों को उसकी सुविधा दी जाएगी। जहाँ तक शिक्षा और मेडिकल शिक्षा, ये भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने घोषणा की हुई है कि हर कॉलेज में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अवश्य होगा। अब प्राइवेट और सरकारी कॉलेज मिला करके तो कोई 1-2 जिले ही बचे हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट को निकालें तो सरकारी कॉलेज भी हमारे शायद 11 से ऊपर हो गए हैं। 6 जो आगे घोषित हो गए हैं, 9 हो गए हैं। तो ऐसे कुल मिला करके बाकी स्थानों पर भी हम जहां नहीं बने हैं वहां और सरकारी कॉलेजेस बनाने की हमारी योजना है। और जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का विषय है, हमारे जिला हेडक्वार्टर पर 200 बेड का अस्पताल सब जगह हो, ये हमने घोषणा की है। और साथ में CHCs उनको मजबूत किया जाए। कोरोना के बाद आफ्टर कोविड ऐसी एक योजना हमने बनाई है कि कोई भी CHC, इसमें भी ऑक्सीजन बेड होने चाहिए, इसमें भी डॉक्टर्स की संख्या पूरी होनी चाहिए, ताकि कहीं स्थानीय लोकल लेवल पर किसी को आवश्यकता होती है इलाज की तो उसको पूरा इलाज मिले। CHC के साथ PHC, डिस्पेंसरीज, इनको भी हम मजबूत करेंगे और हमारी जो मैन पावर है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको हम आगे और बढ़ाएंगे। आज कलायत के अंदर हॉस्पिटल 50 बेड का हॉस्पिटल है, उसका आज इनागुरेशन किया है। ऐसे ही सेक्टर 6 पंचकुला का जो हॉस्पिटल है, वहाँ एक सर्विस ब्लॉक, उसका फाउंडेशन स्टोन ये भी आज किया गया है। तो इसमें कुछ योजनाएं आज हमने बनाई हैं। शिक्षा के नाते चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी हमारी पर्याप्त मात्रा में। टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेज, ITIs भी पर्याप्त हैं। आज 2 ITIs, एक का शिलान्यास किया है, का उद्घाटन किया है, पेगा में उद्घाटन किया है, और फरीदाबाद की एक ITI इसका उद्घाटन किया है और पेगा का उसका शिलान्यास ये किया गया है। खानपुर महिला कॉलेज के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसका भी आज उद्घाटन किया गया है। स्पोर्ट्स में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हमारे ब्लॉक लेवल के स्टेडियम हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेडियम हो, नेशनल लेवल के स्टेडियम हो, इन सब पर हम ध्यान कर रहे हैं। और इस बार तो पंचकुला और इसके आसपास हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये हम बढ़ाएंगे। इसलिए भी बढ़ाएंगे कि 2021 का खेलो इंडिया कार्यक्रम, इस बार इसका आयोजन ये हमको ही मिला है और हम उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। तो पंचकुला उसका केंद्र होगा। पंचकुला और आसपास के सब जिले और यहाँ तक चंडीगढ़, उसका भी हम उपयोग करेंगे। तो इसका लाभ लेने के लिए ये हम सब करेंगे। जहाँ तक विद्यार्थियों की सुविधा, हमने विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी है। हर 20 किलोमीटर के बाद कॉलेज लड़कियों के ये खुले, ताकि 10 किलोमीटर से ज़्यादा किसी हमारी बहन बेटी को यात्रा न करनी पड़े। और विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ उनको काम करने के लिए अर्न व्हाइल यू लर्न, ऐसी स्कीमें भी हमने चलाई हैं। और इसमें खास करके जो कृषि विभाग ने अभी सॉइल हेल्थ कार्ड की जो योजना बनाई है, सब साइंस के सीनियर सेकेंडरी स्कूल और साइंस के जो कॉलेजेस की जहाँ क्लासेज हैं, वहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की योजना ये बन गई है, ताकि विद्यार्थी वो सैंपल इकट्ठा करके भी लाएगा, टेस्टिंग भी करेगा, ताकि उसको उसका लाभ हो सके। विद्यार्थियों को अगर विदेश जाने की भी इच्छा रहती है तो उनको हर एक को डिग्री प्राप्त करते ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाने की योजना ये भी हमने दी है। और ये इस बार 6800 विद्यार्थियों के इस वर्ष पासपोर्ट बना करके दिए भी हैं। तो निःशुल्क पासपोर्ट बनाने की योजना एक प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना है, ताकि लोगों को देश के बाहर विदेश में जाकर के भी अपने सारे आगे के जीवन के स्कोप वो सब उसको दिखते हैं। तो इसलिए उसमें भी वो जाकर के करेंगे। भ्रष्टाचार को दूर करने की भी हमारी बहुत सी स्कीमें हमने चलाई हैं, पारदर्शी, चाहे वो तहसीलों का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऑपरेशन सिद्धि की बात हो, और चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जो अनाप शराब मशरूम ग्रोथ हो रही थी उसको रोकने के लिए भी। और हमने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको बदल करके, और जहाँ कहीं एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर यानी अनवांटेड ग्रोथ ऐसी जैसी हो रही थी उसको रोकने के लिए भी हमने प्रावधान किए हैं। और उसमें भी लोगों को बहुत राहत मिल रही है, ताकि वहाँ जो कॉलोनीज हैं अनऑथराइज्ड उनको रोका जा सके, और जो पुरानी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनको रेगुलर करने की भी हमने योजना बनाई है। अगले कुछ समय में लगभग ये 1200-1300 कॉलोनीज हैं, इनको भी हम रेगुलर करके और उनमें विकास के काम करवा सकें, ताकि वो भी विकास का पूरा लाभ उठा सकें। शिक्षा में सुपर 100 कार्यक्रम हमने चलाया,
जो गरीब विद्यार्थी हैं वो जा कर के किसी अच्छे सेंटर में, क्योंकि कोचिंग बड़ी महंगी आजकल हो गई है, तो उनको अच्छे सेंटर्स में शिक्षा करा करके उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अवसर मिले। तो हमारे इस बार सुपर 100 कार्यक्रम के जो 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर 83 युवाओं को गत वर्ष IIT और मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश मिला है। उत्साहित होकर के हमने भी उन 2 स्थानों को 2 की बजाय 4 सेंटर हमारे चलें ताकि ये संख्या हमारी आगे बढ़े। बहुत से ऐसे विवाद ये भी बने रहते थे, तो उन विवादों में कहीं आर्थिक लेन देन का काम, कहीं लिटिगेशंस, बहुत से डिपार्टमेंट, चाहे वो HSVP हो, HSIDC हो, माइंस हो, कितने ही डिपार्टमेंट हैं जहां हमने इन चीज़ों को लागू किया। एक कार्यक्रम रखा विवादों का समाधान, जितने विवाद हैं उनके समाधान करने के लिए विशेष योजनाएं, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, कई बार दूसरी बार भी हमको उसको एक्सटेंड करना पड़ा। HSVP की तो तीसरी बार अब योजना बनाई गई है और 62,000 लोगों में से अब मात्र 6,000 लोग, जिसका आप लोगों को बताया था कि आप जाकर के फील्ड में उसका कुछ काम करेंगे, तो शायद ये 6,000 भी ये एक प्रकार से इनका काम भी यानी विवाद का जो समाधान है हो पाएगा। तो हम लोगों ने उस काम को किया होगा, इससे लोगों को बहुत एक राहत मिल रही है। हमने व्यवस्था परिवर्तन के काम ये भी बहुत किए हैं। उस व्यवस्था परिवर्तन में जैसे किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जैसे किसान मित्र योजना, जैसा परिवारों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए परिवार पहचान पत्र मेरा परिवार मेरी पहचान, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, नौकरी के लिए एकल पंजीकरण, ऐसे कितने विषय हैं जिसमें ईज ऑफ लिविंग, इस नाते से हम अपने इस सिस्टम को भी ठीक कर रहे हैं ताकि लोगों को शासनिक और प्रशासनिक कामों में किसी प्रकार का सेवाओं को लेने का जो कठिनाई उनको आती है, जो दुविधा रहती है, वो दुविधा समाप्त हो और वो लोग आगे बढ़ सकें। अभी कोविड के कारण से बहुत से हमारे परिवार अपने प्रियजनों को खो गए। बहुत ऐसे जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बच्चे अनाथ हो गए, जिनकी शिक्षा, इसकी भी चिंता हमने की। इनका जो एक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो शुरू की गई है, 18 वर्ष तक की आयु की कई योजनाएं प्रदेश सरकार ने बनाई और मुझे खुशी है बताते हुए कि 18 से 23 वर्ष के ऐसे जितने भी अनाथ जो हैं वो 18 वर्ष की आयु में जैसे पहुंचेंगे, तो केंद्र सरकार ने PM केयर फंड्स के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख रुपया ऐसे हर बालक जो 18 वर्ष का होगा उसके खाते में वो जमा कराएंगे। 5 वर्ष तक उसका इंटरेस्ट उसको मिलेगा और 23 वर्ष का होने के बाद वो पूरे 10 लाख रुपए आगे उसको सेटलमेंट के लिए, अपने व्यवसाय आदि के लिए उसको मिलेंगे ताकि वो अपने जीवन को ठीक से चालू कर सके। तो ऐसे संस्थागत अथवा गैर संस्थागत ऐसे सब परिवारों को, और जो मरीज थे उनको भी हमने, जो घर में होम आइसोलेशन के साथ साथ उसने अपनी दवा दारू भी की है, उसने अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया है, कुछ खर्च किया होगा। 5,000 रुपया प्रति ऐसे मरीज को हमने दिया है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे। उनका गरीब परिवारों में से जो लोग गए थे उनका इलाज ये भी हमने मुफ्त किया है। जो लोग हमें छोड़कर चले गए ऐसे गरीब परिवारों की भी 2 लाख रुपए की व्यवस्था वो सरकार ने की है। और ऐसे जितने भी सोशल जस्टिस के काम हैं, उन सोशल जस्टिस के कामों को करते हुए हम ये चाहते हैं कि जो असमानता है, ये असमानता, ये दूरियां कैसे कम हों, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके लिए मुझे आपको बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि अभी नीति आयोग ने हरियाणा को, जैसे ये फास्ट मूवर्स जो स्टेट्स हैं उसमें हरियाणा बड़े प्रांतों में नंबर 1 पर आया है। हमारे से आगे केवल एक छोटे प्रांत के नाते से मिजोरम हमारे से आगे है, जो 12 अंक लेकर के आगे बढ़ा है। हम 10 अंक लेके आगे बढ़े हैं और उसमें कुछ पैरामीटर, 16 पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स में हमारी वृद्धि बहुत अच्छी है। तो जो रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये पैरामीटर ऐसा है जिसके अंदर हमको बड़ा स्थान मिला है, इसमें भी हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिले हैं। तो ऐसे 16 में से 8 क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम काफ़ी आगे बढ़े हैं, 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हम थोड़ा पीछे हटे हैं, 1 या 2 क्षेत्र ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ लागू नहीं होते। तो मैं ये भी चाहूँगा कि हम सब मिल करके जिन क्षेत्रों में हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, जहाँ बहुत जितने अपेक्षा उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उन क्षेत्रों में भी काम करके, और हमारा जो 12 अंक हम फर्स्ट से पीछे हैं, फर्स्ट इज केरला हैविंग 75 रैंक्स,
हम 67 रैंक पर हैं। तो ये 12 नहीं 8 ही रह गए। 8 अंकों की जो कमी है इसको पूरा करते हुए अगले वर्ष हम केरला को पकड़ें, केरला को टच करें, आगे निकले तो बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रदेश का जो प्रगति का पैमाना है, चाहे विकास का काम है, चाहे गुणवत्ता है, चाहे लोगों को सुख सुविधा है, हर क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ें और हम हरियाणा को अपने एक नए हरियाणा के रूप में एक ऊंचा स्थान दिलाएं। यही हम सब मिलकर, चाहे हमारी सरकार, चाहे हमारे अधिकारीगण और चाहे जनता का सहयोग, सबका सहयोग चाहिए और सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा, ऐसी मान्यता। इस बात को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आप उनको सुन पा रहे थे। सीएम ने 98 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 7 सालों से निरंतर विकास के काम में आगे हम बढ़ रहे हैं और उसके लिए बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी किया गया। सभी भागों का विकास हमारी प्राथमिकता है और किसानों की आय बढ़ाने पर लगातार जोर दिया गया है। इसके लिए एमएसपी जो कि पहले के मुकाबले बढ़ाई गई है। कोरोना में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और इस दौरान कई और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है और इसीलिए अलग अलग जिलों के लिए 98 परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। 7 सालों से जो निरंतर विकास का काम प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उन सभी बातों को मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ बताया गया। तो किसानों के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। उनके खेती को सुगम बनाने के लिए, उनके कामों को आसान और सरल बनाने के लिए कोशिशें की गई हैं प्रदेश की सरकार के द्वारा। साधन और योग्यता का पूरी तरीके से उपयोग किया गया है और पिछले 3 सालों में एमएसपी लगातार बढ़ी है पहले के मुकाबले और खरीफ की 16 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। वहीं स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में भी बहुत हद तक परिवर्तन किए गए हैं, बहुत हद तक सुधार लाए गए हैं। उसके बारे में भी मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया। शिक्षा के साथ साथ रोजगार की जो व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही हैं उसके बारे में भी बताया गया। एक आईटीआई का उद्घाटन और एक का शिलान्यास इस दौरान किया गया। अनाधिकृत कॉलोनियों पर रोक लगाई गई है और 7,000 की लागत से गन्नौर मंडी का काम आगे जारी है और अगले 2 साल में गन्नौर मंडी शुरू होगी, ये मुख्यमंत्री के द्वारा इस दौरान भरोसा दिलाया गया। और अब एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण लागू। राज्यपाल की मंजूरी पर सरकार ने जारी की अधिसूचना। 3 महीने में कंपनियों को पोर्टल पर अपडेट करनी होगी जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को दी बड़ी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 1170 करोड़ की 98 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। करनाल, सोनीपत और भिवानी में खुशी की लहर। सांसद संजय भाटिया का कांग्रेस पर वार। बोले, कांग्रेस खो चुकी है धरातल। किसानों की आड़ में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन अब नहीं गलेगी उनकी दाल। और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण लागू किया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने अधिसूचना जारी की है। बजट सत्र में आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ था। 3 महीने में कंपनियों को अपडेट करना होगा नौकरियों का डाटा। हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरियां इस दौरान मिलेंगी और अगले 10 साल के लिए प्रभावी हुआ ये कानून और 2 साल में कानून में
जिस तरीके की चीज़ें हैं, दरअसल ये पूरी व्यवस्थाएं आम लोगों के लिए की गई हैं और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण लागू किया गया है। राज्यपाल की मंजूरी पर सरकार ने अब अधिसूचना जारी कर दी है और बजट सत्र में आरक्षण का प्रस्ताव पास हो चुका है, यानी कि अब प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के किसी भी निवासी को 75% आरक्षण की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो पाएगी। इसके लिए गठबंधन की सरकार के द्वारा चुनावों से पहले ही लगातार इसको लेकर के अपनी राजनीतिक तौर पर बातें रखी गई थी और जब गठबंधन में सरकार बनी तो उसके बाद इसको प्रमुखता से रखा गया था और ऐसे में इसको कैबिनेट के जरिए इस पर मंजूरी जताई गई थी और राज्यपाल की मोहर के बाद अब आगे इसको प्रभावी तरीके से कानून के रूप में लागू कर दिया गया है। अगले 10 साल के लिए अब ये कानून प्रभावी रहेगा। 2 साल में कानून में संशोधन का भी इस दौरान प्रावधान है। कानून के उल्लंघन पर 10 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। 50,000 से कम वेतन पर नौकरियों पर यह आरक्षण लागू रहेगा। कानून के दायरे में 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी इस दौरान रहेंगी और ऐसे में यह कोशिश प्रदेश की सरकार की है कि हरियाणा के जो लोग हैं, हरियाणा के जो निवासी हैं, उनको जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें तवज्जो मिल सके, उसमें उनको तरजीह मिल सके और इसीलिए उनका विकास हो पाए। ये एक कोशिश प्रदेश की सरकार के द्वारा इस दौरान की गई थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।